नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में हम आज बात कर रहे हैं कि आजकल मध्य प्रदेश के माननीय कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, वो सत्ताधारी दल के हों या फिर विपक्ष के। दरअसल हमने देखा कि एक विधायक को गांधी प्रतिमा पर इसलिए धरने पर बैठना पड़ा क्योंकि उनके प्रश्न ही जो है वो विधानसभा में पूछे ही जा रहे थे या रिजेक्ट हो जा रहे थे। बीजेपी के पूर्व मंत्री सीनियर एमएलए अजय बिश्नोई जी की बात करें तो उन्होंने काफी तीखा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि एक सड़क को लेके वो सबसे बात कर चुके लेकिन वो सड़क नहीं बन पा रही। क्या ऐसा तो नहीं कि विधानसभा सत्रों की अवधि कम होने के कारण विधायक अपनी बात विधानसभा में नहीं रख पा रहे और जिनके प्रश्न या ध्यानाकर्षण आ रहे हैं उनको विभाग गंभीरता से नहीं ले रहे। इसी मुद्दे पर बात करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में जो 3 मेहमान जुड़े हैं उनमें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन और विधायक योगेश पंडागरे जी हैं। योगेश जी का स्वागत है। हमारे साथ में दिनेश जैन जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं महिदपुर से। दिनेश जी का स्वागत है। और साथ में हमारे संजय साहू हैं, हमारे साथी हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 से 3 जबलपुर में विधायकों का दर्द झलका है कामों को लेकर, शासकीय अधिकारियों के रवैयों को लेकर, तो वो थोड़ा जमीनी हकीकत भी समझा देंगे। क्योंकि ये मुद्दा इसलिए लाजमी हो गया, आज हम इस पर इसलिए बात कर रहे हैं कि 5 दिन का सत्र 3 दिन में खत्म हो गया और उसके बाद कई सारे विधायक जो हैं वो अपने अपने कामों को लेकर पिछले 2 दिन में कई सारे पोस्ट कर चुके हैं। उनमें से एक पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो अजय बिश्नोई जी का पोस्ट है और उन्होंने ये कहा है कि अधिकारियों से लेके सरकार सबसे वो मिले लेकिन उनके काम नहीं हुए। किस तरह की हकीकत है थोड़ा सा संजय से समझते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। संजय, क्यों इतना ज्यादा परेशान है? अजय बिश्नोई जी बोल रहे हैं विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही, मैं तो पूर्व मंत्री भी हूं, हुआ क्या, माजरा क्या है संजय? निश्चित ही अनुराग जी, अगर हम बात करें जिस प्रकार से अजय बिश्नोई का दर्द छलका है और वो भी एक्स हैंडल के पोस्ट पर, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित भी होती है कि मध्य प्रदेश सरकार में अब विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं। अगर हम बात करें जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है तो सबसे पहले हम उस मुद्दे पे आते हैं कि वो मुद्दा है 22 फरवरी 2026 को एक पुल जो है जबलपुर भोपाल मार्ग का आरओबी जिसको कहते हैं रेलवे ओवरब्रिज, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और उस पर निर्माण कार्य चल रहा होता है। एक हिस्सा जो है वो पूर्व में 2 महीने पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया था, दूसरा हिस्सा भी जब गिर जाता है तो वहां पर ये सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इसको बने हुए ही मुश्किल से साल से 1.5 साल हुए, तो ये आखिर अचानक कैसे ध्वस्त हो गया। सबसे बड़ी बात कि उस समय तत्कालीन जो पीडब्ल्यूडी मंत्री उन्होंने कहा था कि भाई हम समय पर इसको पूरा करेंगे और साथ में दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, तो आज तक कोई दोषियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, एक चीज जरूर हुई है कि वो कंपनी जो है पूर्व से ही ब्लैक लिस्टेड थी, उसको और ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, ये बात जरूर सामने आई। वहीं अगर हम बात करें तो जो पाटन जो डाइवर्सन किया गया है पाटन टू भोपाल जाने के लिए, तो वो रोड जो है सकरा है और उसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके चौड़ीकरण को लेके बजट में भी प्रावधान आ चुका है, उसके बावजूद उसको प्राथमिकता में नहीं लिया गया है, ये कहना है अजय बिश्नोई जी का। और निश्चित ही अगर वो जो पाटन दमोह सड़क है उसका अगर चौड़ीकरण होता, 4 लाइन वो सड़क बनती, तो आज स्थितियां वहां पर कुछ और होती, लेकिन वो स्थितियां नहीं बन पाई। ये तमाम प्रकार की चीजें। अब अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे कि अब दीनदयाल फ्लाईओवर की बात कर ले तो दीनदयाल फ्लाईओवर जो बन रहा था उसका जब पहली बार यहाँ पर कैबिनेट बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस चीज की घोषणा की थी और वो भी घोषणा जो है वो अभिलाष पांडे जो कि यहाँ के विधायक हैं उनके समय की थी, तो मतलब लगभग 2.5 साल का समय व्यतीत हो गया, आज दिनांक तक उसकी डीपीआर नहीं बन पाई। आप कहीं जाके उसका निरीक्षण हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है उसमें जो सामने आई है, फ्लाईओवर है वो 3.5 किलोमीटर का बनना था लेकिन अब उसको 1 किलोमीटर कर दिया गया है। ये विडंबना जो है वो सामने देखने को मिल रही। ऐसे अनेक चीजें हैं, जैसे कि अंबेडकर चौक से रद्दी चौकी तक का फ्लाईओवर बनना था, वो उसकी डीपीआर हम वही बात कर रहे हैं कि चाहे अभिलाष पांडे हो या फिर अजय बिश्नोई हो या जौरा विधायक पंकज उपाध्याय हो या फिर उमाकांत शर्मा हो, ये सारे विधायक ये बात क्यों बार बार कह रहे हैं कि विधायकों की नहीं सुनी जा रही। और ये आक्रोश मतलब ये गैर राजनीतिक किस लिए हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टियों की ये बात हो रही है। योगेश जी के पास चलते हैं। योगेश जी, एक तो पहले ये सत्र इतना छोटा हो गया, 5 दिन का कुल सत्र था, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि अवधि लंबी होनी चाहिए, लेकिन 3 दिन में हंगामे की भेंट चढ़ गया।
ऐसे में कैसे विधायकों की बात जो है सरकार तक पहुंचेगी, जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचेंगे, क्षेत्र का विकास हो पाएगा? योगेश जी। जी अनुराग जी, बिल्कुल। जो सत्र 20 तारीख से लेकर 24 जुलाई तक के जो चल रहा था, वो कांग्रेस के हंगामे की भेंट चढ़ गया और सत्र को छोटा करना पड़ा। लगभग 3 दिन का रहा। और रही बात, जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि सत्र की अवधि बढ़ाना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में झांक के भी देखें कि सत्र की अवधि इस बार छोटी क्यों हुई। एक तो कार्य मंत्रणा समिति में पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक होते हैं। उमंग सिंगार जी भी है उसमें और सोनलाल वाल्मीकि विधायक भी है। और इन सब के से चर्चा के बाद ही कार्य मंत्रणा समिति डिसीजन लिया गया था कि कार्यावधि इस पे छोटी की जाए। लेकिन जितने दिन मैं बात करना चाहूंगा, जितने दिन सत्र चला है, उसमें कांग्रेस का जो व्यवहार रहा है सदन के भीतर, उस पे भी मैं तो थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब जो किसी बिल पे जो जो मुझे लगता है कई बार कुछ ऐसे सार्थक बिल होते हैं जो समाज में एक बदलाव के प्रतीक होते हैं और जिनको मुझे लगता है कि सभी लोगों को मिलकर स्वागत करना चाहिए। ऐसे एक विधेयक था यूसीसी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश विधेयक 2026, जिसका भी बड़े भारी तरह से विरोध करने का काम कांग्रेस के विधायकों के द्वारा किया गया। उस वक्त तो मैंने ये भी देखा कि मुश्किल से 10-12 कांग्रेस के विधायक के अंदर थे, बाकी तो सब चले गए थे। और जिन लोगों ने हो हल्ला करते हुए उस सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का काम किया। क्योंकि कई बार कांग्रेस अब एक बात समझ चुकी है, मुझे लगता है कि उसको सिर्फ कोई अच्छी बात हो, बुरी बात हो, कोई अच्छा विधेयक भी अगर सदन में आता है जिसका फायदा बहुत सारे लोगों को मिले, लेकिन ये विरोध की राजनीति में इतने नीचे उतर चुके हैं कि इन्होंने अच्छे विधेयकों का भी विरोध करना चालू कर दिया। और उस दिन तो मैं बड़ा मतलब एक हास्यास्पद चीज कहूंगा कांग्रेस के लिए, वो देखी मैंने। जब यूसीसी बिल की बात थी तो यूसीसी को छोड़कर ये ओबीसी बिल पर बात करने लगे। हम बात करते कि यूसीसी बिल, वो बात करते ओबीसी बिल। अब आप समझिए कि यूसीसी बिल एक ऐसा बिल था जिसमें एक बड़े तबके की महिलाओं को बहुत फायदा मिलना है, उनको उनके अधिकार मिलने हैं, कई महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित था, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित था। हम तो पूछ रहे थे कांग्रेस से कि भाई इसमें बता दीजिए इस विधेयक में बुराई क्या है और बता दीजिए जो बुराई हो उसका विरोध कीजिए। तो ये तो उनके भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस विधेयक का कैसे विरोध करें। तो वो मुद्दों को भटकाकर दूसरी तरह से केवल हो हल्ला करके सदन की कार्यवाही को डिसरप्ट करने का काम, स्थगित करने का काम इन लोगों ने किया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस स्वयं देखे कि कार्रवाई क्यों नहीं चल पा रही और जितनी देर चलती है उसमें भी जो एक सार्थक चर्चा होना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस उससे भागने का काम कर रही है। क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं, वो भी जानती है कि शायद वो अपनी जमीन खो चुकी है, तो वो मुद्दों से भटका के कार्रवाई को स्थगित करने का काम कर रही है। तो मुझे तो जो अपने इस दौरान जो 3 दिन का कार्यवाही रही है उसमें तो बस यही समझ में आया था कि कांग्रेस मुद्दों पे बिल्कुल बात करना ही नहीं बिल्कुल योगेश चाहती जी, है। इसका जवाब भी ले लेते हैं। चलते हैं क्योंकि कांग्रेस से भी विधायक दिनेश जी हमारे साथ में है। क्योंकि ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है दिनेश जैन साहब, या फिर निश्चित रूप से, क्योंकि हंगामा तो हमने देखा, विरोध देखा, प्रदर्शन देखा, नारेबाजी देखी, क्या इसी के कारण सत्र जो है छोटा हो गया? और महत्वपूर्ण रूप से हमने कांग्रेस को भी बार बार ये तो कहते सुना है कि भाई हम तो चर्चा चाहते हैं। जब चर्चा चाहते हैं तो चर्चा हो क्यों नहीं पा रही दिनेश जी? ये पूरा सदन चर्चा करना चाहता है और चर्चा में भाग भी लेना चाहता है, लेकिन सदन जनता के सवालों से बचने की कोशिश करती है क्योंकि उनके पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है। वो जवाब इसलिए नहीं है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरे विद्यार्थी मध्य प्रदेश के सड़क पे उतरे हुए हैं, किसानों को बीमा नहीं मिला है। मैंने सदन में गारंटी से तार्किक आंकड़ों के साथ बात करी है कि इस साल रबी की फसल में 997 करोड़ रुपया बीमा कंपनी को सरकार ने और किसानों ने दिया और बीमा कंपनी ने केवल 90 करोड़ रुपया बांटा। 900 करोड़ रुपया ये विधानसभा में मैं तथ्यों के साथ बोला हूं और स्वीकार भी किया है। 900 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों ने कमाया। तो किसान परेशान है, एमएसपी पे भाव नहीं मिलता है और अधिकतर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, कब्जा दिलाना और कब्जा छुड़वाना, पूरा मध्य प्रदेश इससे त्रस्त है। इसके जवाब हम पूछना चाहते थे। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की मांग हम रखना चाहते थे, उनके सवाल पूछना चाहते थे, ध्यान आकर्षण लगाना चाहते थे, प्रश्न हमारे लगे थे। लेकिन किसी भी चीज का सरकार के पास हल नहीं है, वो केवल भटकाना चाहती है।
और सदन के अंदर भी इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लिया जाए तो ऐसा लगता है कि पहलवानी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। मतलब इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इनका कॉन्फिडेंस देखें, और यहाँ मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये सदन के अंदर केवल और केवल उस सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करना चाहते जो मध्य प्रदेश की जनता की आवाज है, जो मध्य प्रदेश की जनता चाहती। ये केवल और केवल सांप्रदायिकता वाली बातों पर ध्यान देना चाहते हैं। जो मैंने देखा, मैं पहली बार का विधायक हूं, मैं जो सदन की कार्रवाई देख रहा हूं तो उसमें इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी बात, जवाब दे, मंत्री का जवाब देने का तरीका भी यह रहता है कि आप मुझसे आके मिल लेना। जब मैं कह रहा हूं कि किसी पोस्ट को भरने के लिए उसके मापदंड क्या होते हैं, तो बोलेगा आप मेरे से ऑफिस में आके मिल लेना दिनेश जी, आप और अपन, तो मैं आपके यहीं का प्रभारी मंत्री हूँ। तो हमको जवाब चाहिए, हमें ऑथेंटिक जवाब चाहिए, लेकिन जवाब है नहीं। और मध्य प्रदेश की जनता हमसे, मेरी क्षेत्र की जनता मुझसे उम्मीद कर रही थी कि इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये जो गेस्ट टीचर हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सारे प्रश्न दिए थे तो आप ये सदन में उठाना, हमको न्याय दिलाना, लेकिन 3 दिन में इन्होंने आगे बढ़ा दी बिल्कुल अनिश्चित काल बिल्कुल के लिए। धीरे धीरे कुछ और वास्तविक स्थिति जमीनी रूप से समझते हैं, क्योंकि एक और बड़ा सवाल आ रहा है, वो है अफसरों पर जो है मतलब विधायक जो हैं जो बात कहते हैं, अफसर उनको कहीं ना कहीं अनसुना कर देते हैं। खास तौर पे जिला स्तर पे ये घटनाक्रम बहुत हो रहा है। ये भी जरा संजय से समझ लेंगे। संजय, बीच में हमने कुछ बैठकों के दृश्य देखे, भोपाल की बैठकों से विधायकों को बैठक छोड़ के जाना पड़ा अधिकारियों के रवैये के चलते। मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें भगवान दास सबनानी भाजपा के विधायक थे, वो नाराज हुए, कांग्रेस के विधायक आदित्य मसूद वो नाराज हुए। जबलपुर में हमने देखा कि अजय बिश्नोई बैठक शुरू होनी थी जिले वाली, और उसके पहले ही वो नाराज होकर बाहर के बाहर चले गए थे। तो ये परिस्थितियां कितनी बन रही है और कितना तवज्जो देते अधिकारी विधायकों की बात को नजर आ रहे हैं फिलहाल, संजय? जी बिल्कुल अनुराग जी, अगर हम बात करें जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात, इस बात को तो इंगित कर रही हैं कि जो आईपीएस और आईएएस लॉबी जो है वो तमाम प्रकार से हावी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ना तो किसी विधायक की सुनते हैं, ना किसी नेता की सुनते हैं, और ना किसी भी सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, किसी की भी सुनने के लिए ये वो नहीं है। इनके लिए सिर्फ फरमान होता है कि हमको कहाँ से फरमान आया है। अगर ऊपर से कोई फरमान आता है तो उसको सुना जाता है, लेकिन अगर निचले स्तर का कोई नेता अगर उनके पास जाता है, विधायक जाता है, अपनी समस्याएं लेके जाता है, तो वो फाइल जो है वो महीनों पड़ी रहती है, लेकिन उस फाइल पर कोई भी काम नहीं होता है। ये दुख दर्द जो है स्थानीय विधायक हों या पूर्व विधायक हों, इन लोगों ने अब हमारे समक्ष जो है सामने वो बोलते हैं कि यार 2-2 साल लग गए हैं एक पुल की स्वीकृति कराने। मतलब इससे बड़ी बात हो और क्या होगी कि एक विधायक जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनका कहना है कि एक पुल की स्वीकृति कराने में हमको 2.5 साल लग गए। मतलब फाइल जो है वो पड़ी रही, हमको खुद ले जाने पड़ी, हमको खुद बात करनी पड़ी। मतलब कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीपीआर की हम बात करें तो डीपीआर नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही, इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जब तक हरी झंडी नहीं मिलती ऊपर से तब तक यहाँ पर काम नहीं होता। तो हरी झंडी जो भी यहाँ पर अधिकारी पदस्थ हो रहे हैं वो सब ऊपर से ही अपनी सेटिंग बना के आ रहे हैं। और यही कारण है कि विधायकों की यहाँ पर नहीं सुनी जा, विधायक हो सांसद हो, उनकी नहीं सुनी जा रही। और इस कारण से जो गतिरोध है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी अधिकारी हैं और सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, उनके बीच में मनमुटाव भी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये परिदृश्य है, ये परिदृश्य बहुत सारी जगहों से सामने आया। योगेश जी, आपके अनुभव क्या कह रहे हैं? कितना समन्वय ब्यूरोक्रेसी और माननीयों के बीच में नजर आ रहा है, और कितना वो समझने, क्योंकि जो हम देख रहे हैं जो नए आईएएस अफसर हैं उनमें कई बार ये बात आती है, कई सारे मैंने विधायकों को भोपाल में भी सुना, विधानसभा में भी सुना कि बड़ा एक एटीट्यूड लेके आते हैं, और पता नहीं क्यों वो आजकल ये समझ रहे हैं कि विधायक उतना महत्वपूर्ण नहीं है, या वो उस कद को नहीं समझ रहे, उनके महत्व को नहीं समझ रहे। आपके अनुभव क्या कहते हैं योगेश जी? और कितने काम इस दौरान आपने कोशिश की और उन पर बेहतर आपको जो है परिणाम मिले हैं आपके स्थान पे, आपके स्तर पे, आपकी विधानसभा और जिला स्तर पे? योगेश जी। जी, अनुराग जी, देखिए ऐसा है कि कई बार जो काम रहते हो कई कई कारकों पर निर्भर करते हैं। जैसे कहीं कोई पुल की बात हो, कहीं कोई रोड की बात हो, कहीं डैम की बात हो, तो उसमें कई तरह की परमिशनों की भी आवश्यकता होती है और बजट में आवंटन भी। और उसमें बजट जितना है उसमें प्राथमिकता के आधार पर भी कई चीजें तय की जाती है।
इसलिए अपन ये कहे कि कोई काम दिया 2 साल में अगर वो नहीं हुआ तो उसमें कोई नाराजगी, तो इसमें मैं वही बता रहा हूँ कि कोई एक ही कारक नहीं होता है कि किसी अधिकारी के द्वारा कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने रोका है। हो सकता है कुछ और भी उसमें कारण हो, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम अभी हमारे जो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें ये तो निश्चित है कि अगर कोई अधिकारी अगर अपने दायित्वों का निर्वहन अगर ठीक तरह से नहीं कर रहा है तो उसमें त्वरित कार्रवाई करी जा रही है। यह आपने पूर्व में भी देखा, जब मोहन यादव जी के कार्यकाल में जब कोई कलेक्टर या एसपी जिन्होंने अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं किया उनको तुरंत तुरंत हटाने का भी काम किया। तो अधिकारियों पे तो पूरी तरह से सरकार अंकुश रखे हुए है, और अगर कहीं पे ऐसी कोई अगर शिकायतें आती भी है और कहीं पे ऐसा लगता है कोई अधिकारी अगर अपने कार्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी करेंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और सारे जो उचित कार्य जो उन्हें करना चाहिए जिनके लिए वो वहां पर बैठे हैं निश्चित रूप से उनसे वो कार्य करवाया जाएगा। योगी जी वापस आऊंगा, मैं ये भी जानना चाहता था कि कितने कार्यों के लिए आपने अफसरों को बोला और कितने परिणाम मिले। दिनेश जी से और पूछ लेते हैं। दिनेश जी, अफसरशाही माननीयों पर कितनी हावी नजर आती है? जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, सुन रहे हैं विधायकों की बात। अधिकारी आपके क्षेत्र में अगर हम बात करें तो महिदपुर में आपके जिले की बात करें तो परिस्थितियां क्या है, कितना समन्वय है जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में? जैन साहब। सर, जहां तक मैं सोचता हूँ कि ये पूरा जो संचालन हो रहा है अधिकारियों का, ये उज्जैन हमारे सीएम का क्षेत्र है, सीएम साहब का। तो बोले एक ही बात होती है कि सीएम साहब की फाइल में नाम है या नहीं है, एक ही बात बताते हैं अधिकारी। बोले यार वहां से फोन आ गया, सीएम हाउस से फोन आ गया। यहाँ पे सीएम का ही नाम चर्चा में होता है। कोई भी अगर काम विपक्ष का या कोई जनहित का अच्छा मुद्दा है वो लेके गए हैं, जिसको हमको लगता है कि विधायक के रूप में एसडीएम के पास जाएंगे, जनपद सीओ के पास जाएंगे, या जो भी जिले के अधिकारी है बड़ा अधिकारी उसके पास जाएंगे, तो हमको इस तरीके से व्यवहार किया जाता है कि जैसे हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। अगर कोई भी मुद्दा अगर है तो हमसे ऐसा व्यवहार होता है कि हम विपक्ष के विधायक नहीं है, हम पाकिस्तान के विधायक हैं। मतलब उसको एक्सप्लेन करना मैं मुश्किल समझ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे संवेदनशील विषय होते हैं कि सही में हमको किसी को न्याय दिलाना है। जैसे अधिकतर समस्या जो होती है गांव में आप तक भी नहीं आ पाती है, और जो मेन समस्या होती है नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, कब्जा दिलाना और कब्जा छुड़वाना, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर सबसे ज्यादा त्रस्त इस मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में किसान होता है तो इन 4-5 चीजों को लेके होता है, और इन सबके रेट फिक्स है। जमीन जितनी महंगी होगी नामांतरण उतना महंगा होगा। 50,000, 2 लाख और 20 लाख रुपए तक के नामांतरण की फीस है। बंटवारा 10,000 से लगा के 2 लाख रुपए तक की फीस है। सीमांकन सबकी फीस तय है। अगर ये फर्स्ट में ही आपकी ये डील हो गई तो काम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में हो गया। नहीं तो ये डील होने तक काम डिले होता जाएगा, फिर इसमें नेगोशिएशन होगा और उसके बाद ये सब काम होता है। ऐसा मेरे क्षेत्र में नहीं तो काफी आपके फोन करने का कितना असर होता है? कभी आप फोन करते हैं, कोई वास्तव में पीड़ित व्यक्ति है, जवाबदेही आपको लगती है कि आपको इस मामले में अफसर से बोलना चाहिए, रिस्पांस जो है कितना वो गंभीरता से लेते हैं एक विधायक के फोन कॉल को? के ऊपर दिनेश रहता जी। है कि विधायक कितना लड़ लेता है इन लोगों से। मैं करवाता हूँ काम, बहुत पसीना निकल जाता है मेरा। एसडीएम साहब आ रहा हूँ, धरने पे बैठ जाऊंगा, कैसे गलत है, इसको न्याय दिलाओ, गरीब है, कानून नियम सब बताना पड़ते हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद न्याय दिला पाते हैं, लेकिन कितने के लिए एक लड़ेंगे। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल, एक और छोटा सवाल है, उसके बाद फिर मैं योगेश जी के पास आऊंगा। विधानसभा में जो प्रश्नों के उत्तर हैं, जो आश्वासन आपको मिले हैं, उस पर विभाग कितने गंभीर नजर आए हैं? और प्रश्नों के उत्तर से आप कितने संतुष्ट रहे हैं? जितने भी प्रश्न आपके रहे हो, तारांकित रहे हो, गैर तारांकित रहे हो, क्या स्थिति उनकी रही? जवाब इतनी घुमा फिरा के देते हैं, इतना घुमा फिरा के देते हैं कि एक ही प्रश्न को 6 बार लगाएंगे तब जाके वो हल पे आएगा। इतना घुमा फिरा के देते। जैसे मैंने एक प्रश्न लगाया था, आप देख लेना। मैंने कहा था कि इस पद पे रखने के लिए सर क्या मापदंड है।
निर्वाचन आयोग में एक कर्मचारी भी ना उनको कोई पनिशमेंट मिला है और न ही उस हल तक हम पहुंच पाएंगे जिसका हमने प्रश्न लगाया था विधानसभा में, तो उसका कुछ असर हुआ और हमको जवाब मिला। बहुत लंबी प्रोसेस है, विधायकों को भी न्याय नहीं मिल पाता है और वो लंबा एक प्रश्न लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया। मैंने फिर आपसे बोल रहा हूं कि बहुत पीछे पड़ना पड़ता है, उसके बाद कहीं 1-2 जगह हम मुकाम पे पहुंच सकते हैं। योगेश जी, कितनी गंभीर बात है ये, आपके क्या अनुभव कहते हैं? क्योंकि अगर विधायक के पास में आखिरी रास्ता होता है, जब अफसर को बार बार बोलता है कि ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, आखिरी रास्ता होता है, वो सेशन का इंतजार करता है। जब सेशन आता है तो प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, सूचना के माध्यम से उस चीज को पटल पर लाता है। कितना इसका रिस्पांस आपको नजर आया, कितना इसका इम्पैक्ट हुआ, और कहां कहां आपको सफलता मिली है, आपके हाथ भी निराशा ही लगी है? योगेश जी। जी, मैं इसमें कुछ हद तक जैन साहब की बातों से सहमत हूँ कि कई बार कुछ अधिकारी जो जिस तरह से प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि उन लोगों पे कार्रवाई भी आवश्यक है। लेकिन मैं अपने कुछ पुराने अनुभव को भी दिखाना चाहूंगा। जब मैं 2018 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब पहली बार मैं चुना गया था, तब कई मेरे ऐसे प्रश्न थे जो उस कांग्रेस की सरकार के वक्त में जिस तरह से उसके उत्तर दिए गए थे। मैंने एक जलकुंभी का प्रश्न लगाया था कि जो सारणी में सतपुड़ा डैम है, उसमें जलकुंभी की क्या स्थिति है। तो उन्होंने उसे बता दिया था कि लगभग पूरा क्लीन है। और जब मैं तो खैर उसके फोटो भी लेके पहुंचा था, तो इनके वक्त भी इन लोगों ने काफी भ्रम फैलाने की कोशिश की। लेकिन मैं अपने कार्यकाल के दौरान जहां पर मैंने अपने प्रश्नों में, या मैंने अभी अपने मुख्यमंत्री जी से, जो अधिकारियों से जो बात की थी, मेरे यहाँ की जो महत्वपूर्ण कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, चाहे कुछ रोडों की बात हो, कुछ डैम्स की बात हो, बैराज की बात हो, और साथ ही हमारे यहाँ पे पावर प्लांट की बात में कुछ बीच में कुछ इश्यूज आ रहे थे, उसको लेकर था, कुछ फॉरेस्ट के इश्यूज थे, इन सब पे प्रश्न भी लगाया और मुझे लगा कि इसका सकारात्मक रिजल्ट भी मिला है। और रही बात सरकार में अगर काम करने की बात, तो मुझे लगता है कि ये वो सरकार है जिसमें लगातार तेजी से काम होते जा रहे हैं। और ये कोई अलग से बताने की बात नहीं है। जो बजट है उसी को देखकर आप समझ सकते हो। इस बार का जो बजट था, लगभग 4,36,000 करोड़ का बजट रहा है, जिसमें लगभग 80,000 करोड़ के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे, तो ये तो दिख तो रहा है, सभी को दिख रहा है। और इसको कंपेयर कर ले कांग्रेस की सरकार से। और जब कांग्रेस की सरकार थी, कई बार ये बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच के भेदभाव की भी बात करते हैं, तो जब कांग्रेस की इनकी सरकार थी, तब देख लीजिए कि बीजेपी विधायकों की किस तरह से काम किए थे। और आज तो मुझे लगता है कि एक ऐसी सरकार जो सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है और सभी जनता के लिए काम करी, ये मुझे लगता है कि अभी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ भ्रम पैदा करने वाले हैं। और जो सरकार अभी काम कर रही है, वो सभी को साथ लेकर चल रही है और सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य कर रही है। और कहीं पर अगर जो ये बात कर रहे थे आप लोग के प्रश्नों का, तो मुझे लगता है कि अगर वहां पे अगर कहीं ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती, तो निश्चित रूप से अधिकारी को मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ हद तक कि मैं इनके प्रश्नों में जिस तरह के उत्तर आ रहे हैं, उस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल योगेश जी, यही बात है कि निश्चित रूप से यही भावना हो, सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि नजर आएगा हताश, तो ये मुश्किलें बढ़ेगी। और उसके लिए सबसे जरूरी है, जब विधानसभा के स्तर से कोई बात विभाग तक पहुंचती है, तो उसकी गंभीरता को विभाग समझे, अफसर समझे, और माननी मजबूर नजर ना आए। क्योंकि बड़ा अजीब लगता है जब अजय बिश्नोई जैसे सीनियर विधायक, पूर्व मंत्री हों, या फिर कांग्रेस के जौरा के विधायक हों, किसी को धरने पे बैठना, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, पर मुद्दा तभी उठता है। लेकिन दोनों को समझना पड़ेगा, विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि जब सत्र है, तो सत्र में आप जितना ज्यादा समय आप ले सकेंगे, जितनी ज्यादा मौजूदगी दर्ज करा सकेंगे, यानी कि हंगामे से बचने की जरूरत है, जितना सरकार को और अफसरों को समझने की जरूरत है, उतना ही उम्मीद है कि विपक्ष भी समझे कि आवश्यक क्या है। स्थानीय मुद्दे, देश के मुद्दों पे हंगामे से शायद कभी कभी आप अपने क्षेत्र के मुद्दों को खो देते हैं। और यही कारण है कि वो 5 दिन का सत्र 3 दिन का रह जाता है। विधायकों को सोशल मीडिया पर दर्ज जो है वो अपना बयां करना पड़ता है। उम्मीद यही है कि जनप्रतिनिधियों की स्थिति थोड़ी और बेहतर होगी, प्रश्नों के जवाब बेहतर मिलेंगे, जो काम के लिए वो गंभीरता से लोगों को बोलते हैं, उस पे अफसरों के रिस्पांस बेहतर मिलेंगे। चलिए, फिलहाल समय का अभाव है, हम अपने मेहमानों से इजाजत लेते हैं। हमारे साथ दिनेश जैन जी जुड़े। दिनेश जी, आपका बहुत सारा धन्यवाद।
हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर एमएलए योगेश जी जुड़े। योगेश जी, आपका धन्यवाद। और हमारे साथी संजय, जिन्होंने जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।